गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आशीष शुक्ले आप सभी का एमसीएल संडे वेबिनार पार्ट 31 में स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा विषय है वो है एग्रो टूरिज्म। और हमारा भारतवर्ष एक महानतम सभ्यता है और इस महानतम सभ्यता का अगर आधार है, क्योंकि हम खुद को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो इस सभी सभ्यताओं का आधार हमेशा कृषि यही रहा है। और आप सभी को ये भी पता है कि कृषि सबसे पुराना व्यवसाय इस विश्व में, अगर कोई सबसे पुराना व्यवसाय है तो है कृषि। और जितने भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जैसे चीन में सभ्यता थी, भारत में थी, मिस्र में थी, या आज का जो पेरू है, तो इन सभी सभ्यताओं की एक ही सबसे बड़ी खूबी थी कि इन सभी सभ्यताएं कृषि आधारित थी। तो कृषि आधारित अगर कोई अर्थव्यवस्था या कोई व्यवस्था का निर्माण होता है तो वो हमेशा के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और ये थी पुरानी बात। लेकिन अगर आज की बात हम करेंगे तो टूरिज्म, तो बहुत सारे देश आपने सुने होंगे कि जो पूरी तरह से टूरिज्म के ऊपर निर्भर है, यानी जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इवन अमेरिका भी टूरिज्म के ऊपर उनका बहुत सारा जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो टूरिज्म से आता है। तो अगर ऐसी दो चीज़ें यानी एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इन दो बातों को अगर हम जोड़कर एक नई अर्थव्यवस्था अगर खड़ी करेंगे तो इसकी नींव मजबूत होंगी। और जो इस अर्थव्यवस्था द्वारा जो पैसों का विनिमय होगा, यानी जो पैसा होगा वो सबसे रूट लेवल पर जाएगा। क्योंकि अगर हम एग्रो टूरिज्म शुरू करेंगे तो हमें वो गांव, कस्बों और खेड़ों में चालू करना होगा। तो ये एग्रो टूरिज्म हमारा जो 5 मिशन है, इस 5 मिशन से काफ़ी मिलता जुलता है। और इसी 5 मिशन का जो हमारा मिशन और विजन है, इसको आगे साथ में लेके जाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं अब यहाँ पर बुलाना चाहूँगा हमारे साथी मिस्टर संतराम घेर सर को। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी, इतना सारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत ही लयबद्ध तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया टूरिज्म का और मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो नमस्कार सभी साथियों को। इस एमसीएल प्लेटफॉर्म पे मैं आज जो विषय लेने जा रहा हूँ उसका नाम है एग्रो टूरिज्म, द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट 5 मिशन एट भारत। ये दोनों का जोड़ क्यों दिया है मैंने? क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर हमारा खेती से जुड़ा हुआ है। और खेती जो है आज टूरिज्म से अछूती नहीं है। मैंने एक सेशन लिया था जिसका नाम था कि टूरिज्म, काइंड ऑफ टूरिज्म इन भारत। भारत में जो 12 अलग अलग प्रकार के टूरिज्म है उसके बारे में उसमें मैंने बताया था। तो एग्री टूरिज्म हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका महत्व क्या है, तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। सबको रिक्वेस्ट है कि एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। भले आज हम एमसेल के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारी सोच क्या है वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये जो विषय है या इसकी गहराई है ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, ये निरंतर रहेगी, सनातन रहेगी। और इसे समझ लेना और इम्प्लीमेंटेशन में लाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं आज इस विषय को। जैसे कोई भी टूरिज्म की बात आती है तो वहां होता है कि एक कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो जाए, कुछ आनंद आ जाए, कुछ नया आ जाए यार, और हमें कुछ नॉलेज मिल जाए। लेकिन उसके साथ साथ हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, तो वो जो मिशन है 5 मिशन, जैसे आप जानते हो सभी लोग, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, एनर्जी एंड इकोनॉमी, इस मिशन के साथ जो क्लोजली रिलेटेड है 17 सस्टेनेबल गोल के साथ। तो इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए
कृषि पर्यटन एक बहुत ही सीधा और अच्छा रास्ता कैसे है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एग्रो टूरिज्म के अलग अलग पहलू क्या है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। कृषि पर्यटन का एक इंट्रोडक्शन। एग्रो टूरिज्म जो आज बोलते हैं, अक्सर हम ये सुनते हैं पिछले ये जो कंसेप्ट है पिछले 10 साल से, या यूं कहूँ कि मतलब 10 साल से ज्यादा परिचित है, लेकिन 20 साल पहले ही इसका ओरिजिन हुआ था महाराष्ट्र में। इसके जो गॉडफादर है, जिन्होंने इसके बारे में बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया है, वो है बारामती के पांडुरंग तावरे नाम के इंसान है, जिन्होंने एक कोऑपरेशन भी कोऑपरेटिव मॉडल भी बनाया, मतलब संस्था भी बनाई है इसको प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या की जाती है? एक ऐसा उद्योग, वाणिज्यिक उद्योग, जिसे कृषि गतिविधियों के साथ जोड़ के पर्यटन के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पर्यटकों को मनोरंजन और शिक्षा मिलती है। और इस बदले में क्या मिलता है किसान को? तो एक अतिरिक्त आय मिलती है। पर्यटक क्या कर सकते हैं कि ग्रामीण इलाके में ठहर सकते हैं, ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते हैं, पशुपालन संबंधी जो भी गतिविधियां है उसकी उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इस सब चीजों को हम कुल मिला के कह सकते हैं एग्रो टूरिज्म या एग्री टूरिज्म। दोनों भी टर्म्स यूज की जाती है, कभी एग्री कभी एग्रो टूरिज्म। तो इसके प्रमुख लाभ क्या है? मतलब हमें जो है इसके पीछे क्यों जाना है, हम क्यों एग्री टूरिज्म करते हैं? तो इसका अगर लाभ देखे जाए, आर्थिक सशक्तिकरण है, शैक्षणिक अवसर है, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, स्वास्थ्य और कल्याण, और ग्रामीण और शहरी जो भाग है उसको, उसके अंतर को कम करना। इतने सारे इसके लाभ है। मतलब सामाजिक स्तर पे भी लाभ है, और व्यक्तिगत स्तर पे लाभ है, और किसानों के भी लाभ है। इन सभी लाभों की वजह से इसका सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में, या 5 मिशन कहे या 17 सस्टेनेबल गोल्स कहे, इन सभी सेक्टर में या सभी प्लेटफॉर्म में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है इन लाभों की वजह से। अगर ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए, तो उसका जो मार्केट है नियर अबाउट 4 to 5% रेट से हर साल बढ़ रहा है, और 2030 तक या 35 तक 550 यूएस मिलियन बिलियन डॉलर के आगे ये जाएगा। आज भारत का शेयर बहुत ही भले कम हो इसमें, 4 to 5% हो, लेकिन भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 15 से 20% है हर साल। तो ये जो 15 से 20% वाला जो ग्रोथ रेट है एग्रो टूरिज्म में भारत का, जिसमें बहुत ही 4 5 राज्य आज प्रमुख है, लेकिन पूरे भारत में ये चला जाएगा, क्योंकि बाकी जगह पे भी पर्यटन है अलग अलग टाइप के, लेकिन इसको कृषि के साथ नहीं जोड़ा गया है, लेकिन जल्दी वो जोड़े जाएंगे। और 10,000 करोड़ के ऊपर इसका बाजार भारत में भी 2030 के आगे चला जाएगा। इतना बड़ा पोटेंशियल इस टूरिज्म में है। आ, आप सब जानते ही हो कि 5 मिशन क्या है: सशक्तिकरण, पर्यावरण, रोजगार, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था। तो इस सब को इस एग्रो टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उसके पहले जानेंगे कि आज भारत की वर्तमान परिस्थिति क्या है। एक तरफ बहुत ही बड़ी लोक संख्या, हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, 70% लोग फार्मर्स है, और 30% लोग दूसरे व्यवसाय में। लेकिन आज की बात अगर देखी जाए तो लगभग लगभग परिस्थिति उल्टी होने की कगार पे है। क्यों है? क्योंकि जो भी कृषि के सामने चैलेंजेस है, या एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस है, या अर्थव्यवस्था के जो भी चैलेंजेस है, उसके वजह से ये परिस्थिति अर्बन सेंट्रिक बनी है। मतलब अर्बन में हर कोई जाना चाहता है फैसिलिटी की वजह से। फैसिलिटी मतलब सभी फैसिलिटी नहीं होती, जो अर्निंग है और चकाचौंध है फैसिलिटी की, उसी की वजह से, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी है उसके साथ। लेकिन इस दरी को कमी करने के लिए एग्री टूरिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका बजा सकता है। जहां जहां विलेजेस में रहते हैं, वहां अन्न वस्त्र निवारा या हवा पानी, ये जो बेसिक चीजें हैं उस पे बहुत ही कम खर्चा होता है। लेकिन शहरों में हर चीज के लिए एक तो डायरेक्ट
या इनडायरेक्ट हमें भुगतान करना पड़ता है। हम कहेंगे पानी और हवा के लिए कहाँ हम भुगतान करते हैं, लेकिन हम जो सांस लेते और बीमार होते उसका भुगतान हमें अस्पताल में करना ही पड़ता है। पानी जो पीते हैं कंटेमिनेटेड, उसका भुगतान करना ही पड़ता है, जो हमारे गांव में या स्वच्छ वातावरण में नहीं करना पड़ता। तो हर एक इलाके का, शहरी या ग्रामीण का, प्लस और माइनस है। और प्लस तो हमारे ग्रामीण इलाके में भी हो सकता है, अगर शहरों की कुछ मतलब पूरी नहीं लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटी अगर गांव में भी उपलब्ध हो जाए इस एग्री टूरिज्म के माध्यम से, तो जरूर गांव भी रहने लायक हो जाएंगे, और युवा जो है पलायन वो भी कम हो जाएगा। इसका मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है हमारे प्लेटफॉर्म पे, या पूरे देश का भी जो उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसको है, उसका उद्देश्य है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। और ये दूर नहीं, आने वाले एक 5-10 सालों में ही इसका लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और हमारे प्लेटफॉर्म पे एमसीएल ने भी रखा है। तो आइए समझते हैं कि हर एक मिशन के अनुसार कृषि पर्यटन का दायरा क्या है, किस दायरे में हम इसको देखते हैं। पहला है एनवायरमेंट, फर्स्ट ई ऑफ ई एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट की हम बात करते हैं तो परिस्थिति का जो संतुलन है, मतलब क्लाइमेट चेंज बोलते हैं हम जो, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करना अनिवार्य है। खाली हम जाके देखें या आनंद ले ऐसा भी नहीं है, तो उसके लिए कार्य करना जरूरी है, और ये कार्य एग्री टूरिज्म के माध्यम से जरूर हो सकता है। क्योंकि जो भी पेड़ पौधे लगाना है, उसका बैलेंस रखना है, उसके बारे में एजुकेशन देना है, ये सब चीजें एग्री टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को या गांव वालों को सबको एजुकेट किया जा सकता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ट्रेंड ही नहीं है, ये एक जरूरत है विष मुक्त खाने की। अगर नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना ही होगा। तो जो प्राकृतिक खेती है, विष मुक्त खेती है या परमाकल्चर है, वो हमें अपनाना ही पड़ेगा। या एग्री टूरिज्म का ये मुख्य भाग हो सकता है, जहां से विषमुक्त फल सब्जियां पर्यटकों को उपलब्ध की जा सकती है, शहरी जीवन को या ग्रामीण लोकल लेवल पे भी उपलब्ध किया जा सकती है, और एक अनिवार्य पार्ट होगा एग्री टूरिज्म का। उसके साथ साथ हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, वर्षा जल को कैसा संचयन कर सकते हैं, इसका भी हम डेमो इसमें दिखा सकते हैं, और प्रैक्टिकल लेवल पे भी कर सकते हैं कि एग्रो टूरिज्म में हम पर्यटकों को ये दिखा सकते हैं कि खेती को पानी बहुत ही लगता है, ये जो धारणा है वो कैसी गलत है। कैलकुलेटेड लेवल पे हम ड्रिप इरिगेशन पे माध्यम से या फॉग इरिगेशन के माध्यम से कैसे दे सकते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल डेमो दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। उसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका भी काम कर सकते हैं। हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में देशी बीज का बहुत ही योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। देसी बीज जिसपे जो भी रोग है या जो भी पेस्ट है वो कम से कम आते थे। उसमें जो न्यूट्रिशन लेवल थी बहुत ही अच्छी तरह की थी, अच्छी लेवल की न्यूट्रिशन वैल्यू उस पैदाश में उसकी रहती थी। आज जीएम सीड या हाइब्रिड सीड के माध्यम से हमने उत्पादन तो वर्चुअली बढ़ा लिया है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं है, इम्यूनिटी भी हमारे शरीर की बढ़ती नहीं है। तो हमारे पास एग्रो टूरिज्म में हम इस बायोडाइवर्सिटी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अनेक जो आयुर्वेदिक पौधे हैं वो लगा सकते हैं, उसका जो उपज है वो बेच सकते हैं। अनेक बीजों को भी लगा के हार्वेस्ट करके सीड के तौर पे बेच सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं। तो एक, और उसके साथ साथ नेचर की जो बायोडाइवर्सिटी है जिसमें पशु पक्षी या एनवायरनमेंट के जो भी मित्र कीट है उनको भी अपना एक घर मिल सकता है। उसके बाद प्लास्टिक का तो आपको सबको पता ही, आप जानते हैं कि समुंदर से लेके धरती पर प्लास्टिक का कितना बड़ा प्रदूषण अ, हुआ है। कोई भी रेल ट्रैक के बाजू में जाओ, दोनों भी तरफ से पूरा भरा हुआ है प्लास्टिक प्लास्टिक, जैसे फूलों से सजा हो रेल ट्रैक, ऐसा प्लास्टिक पड़ा रहता है। तो इसका कौन है, मतलब कौन इसको कलेक्ट करेगा या इसका क्या होगा। तो इसका अंत यही होना है कि हमें स्विच ओवर करना पड़ेगा बायोप्लास्टिक पे, जो ऐसे पड़े पड़े रहने के बाद भी, जैसे बाम्बू प्लास्टिक में
है। 6 महीने के बाद ही उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसके बाद जो हम घरेलू यूटेंसिल्स या वस्तु यूज करते, ज्यादा से ज्यादा मिट्टी की हो या नेचुरल फॉर्म्स की हो, जैसे खाने में हम केले का पत्ता यूज करते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं हीट की वजह से हमारे पेट में जाते हैं और एक आयुर्वेदिक हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके जल्दी से जल्दी हमें प्लास्टिक निर्मूलन की तरफ बढ़ना है, और प्लास्टिक जहां जरूरत भी है वहां पे बायो प्लास्टिक का यूज करना है, ताकि हम पर्यावरण को साफ सुथरा तो रख ही सके लेकिन विष मुक्त भी रख सके और अगली पीढ़ियों को कुछ दे सके। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, आज हम 3R की बात करते हैं, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल में हमने जो भी इन्वेंशंस किए आज मानव जात ने, जो भी हम वस्तुएं बना रहे हैं ह्यूमन यूटिलाइजेशन के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका तो मिनिमाइजेशन हो सकता है। लेकिन ये जैसे हमने प्लास्टिक बनाया, इस पे हमें रिथिंक करना पड़ेगा, रिबिल्ड करना पड़ेगा। और रिबिल्ड करने के बाद रिथिंक, रीडिजाइन और रिबिल्ड करना पड़ेगा। रीडिजाइन करने के बाद रिबिल्ड करना पड़ेगा, और रिपेयर भी जहाँ पे हो सका। कुछ चीजें ऐसी है कि जो रिपेयर करके भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो 7 चीजें हैं हमने अगर लाई तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जो आज की बात है उसको हम बहुत पैमाने तक कम कर सकते हैं। और सही मायने में एनवायरनमेंट के सर्विस में हम अपनी भूमिका बजा रहे हैं, इसको इंश्योर कर सकते हैं। अभी दूसरी बात आती है, दूसरी ई की एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट जो हमारे एमसेल प्लेटफॉर्म में जो कहा गया है 2E, वो है युवाओं का एम्पावरमेंट, किसानों का एम्पावरमेंट और महिलाओं का एम्पावरमेंट। तो एग्री टूरिज्म के माध्यम से हम ग्रामीण गौरव को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ होता था, वहां पे एक कट्टा होता था, वहां पे बहुत सारे लोग बैठते थे। पुराने जो लोग थे वो अपनी अलग अलग स्टोरी बताते थे। उनको एक गौरव होता था, मतलब उनको एक खुशी मिलती थी कि कोई अच्छी चीज बताने में। वो चीज आज दिखती नहीं है गाँव में, वो मिसिंग है। तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो, कोई नॉलेज का पार्ट हो, तो हम किसानों से या जो वयस्कर लोग हैं उनसे ले सकते हैं, महिलाओं से ले सकते हैं, और उनको इस माध्यम से उनका इम्पोर्टेंस या उनका गौरव हो रहा है ये भी उन्हें उन्हें फील हो सकता है। आज देखा जाए तो कोई भी युवा को अगर कहा जाए, या अभी स्कूल में भी छोटे बच्चों को पूछा जाए कि आपके पिताजी का क्या करते हैं, अगर किसी का पिताजी अगर खेती करते हैं तो उनको शर्म आती है, क्योंकि इतना निचले स्तर पर हमें हमने कृषि के व्यवसाय को लाकर रखा है। तो इस माध्यम से ग्रामीण गौरव को वापस लाया जा सकता है। एक रिस्पेक्टफुल लाइफ महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को मिल सकती है इसके माध्यम से, क्योंकि एक अच्छा आमदनी का जरिया या रिस्पेक्टफुल लाइफ इस सशक्तिकरण के माध्यम से, एग्री टूरिज्म के माध्यम से हो सकती है। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, इसमें जो भी काम है एग्री टूरिज्म में, जैसा कैफे चलाना है या उसकी फूड की व्यवस्था है, वो पूरे महिला संगठन चला चला सकती है, या महिला ग्रुप चला सकती है, या उस फार्म का मैनेजमेंट हो, एग्री टूरिज्म का मैनेजमेंट हो, बहुत सारा चीज उनके हाथ में दिया जा सकता है। जैसे मैंने 7R कहा है, उस 7R को उस 7R में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभा सकती है, क्योंकि वो जानती है कहाँ रिड्यूस करना है, कहाँ रिसाइकल करना है, किसको रिबिल्ड किया जा सकता है और किस तरह से हो सकता है। उसके साथ साथ पुरुष भी ये कर सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण इस एग्री टूरिज्म के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। युवाओं की भागीदारी, जो युवा आज शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको भी एक अच्छा रोजगार इसमें मिल सकता है, और अलग अलग माध्यम से वो इस प्लेटफॉर्म पे अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, वहाँ का कल्चर बदलता है, वहाँ की चाली रीति बदलती है। तो हर एक एरिया में अपना एक कल्चर होता है। अगर कोई भी टूरिस्ट आता है एग्री टूरिज्म सेंटर पे, तो वहाँ का जो लोकल कल्चर है वो हम दिखा सकते हैं, और एक एंटरटेनमेंट का एक भाग हो सकता है। उनको नॉलेज मिल सकता है आपके कल्चर के बारे में, और स्थानीय जो कलाकार है उनको भी उस बदले में कुछ आर्थिक रिटर्न्स भी मिल सकता है। वहां पे जो लोकल हस्तकला है
वो भी पर्यटक सीख सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं, स्कूल वाले, स्कूल के बच्चे, क्योंकि आज के बच्चे जो सीबीएसई आईसीएसई में है तो बस अंग्रेजी से लतपता रहे हैं। उनको अपने संस्कृति के बारे में बहुत ही कम पता है। तो अपनी ओरिजिनल संस्कृति क्या है, कि कौन सा कल्चर है, इसके बारे में उन्हें भी पता हो सकता है। तो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी ग्राम सभा हो या वहाँ के स्थानीय ग्रुप हो, वहाँ अगर एक साथ आए और निर्णय किया जाए एग्री टूरिज्म के बारे में, तो एक निर्णय लेने की शक्ति बढ़ सकती है। और एग्री टूरिज्म के बारे में जो भी फेवरेबल डिस्टेंस है, वो डिसीजंस है, वो ग्राम सभा में आप पास करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ पर्यावरण के बारे में या 5 मिशन जो है उसके बारे में जो भी पॉजिटिव निर्णय लेने हैं, उसकी शक्ति डेफिनेटली हमें हमारी बढ़ सकती है। तीसरा ई है हमारे प्लेटफॉर्म पे एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने कहा कि इस माध्यम से अलग अलग उद्योग के रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जैसे टूर का गाइड है, अगर समझो एक 10 एकड़ का एग्रो टूरिज्म फार्म है और 4-5 ग्रुप अगर आए हैं, तो 4-5 लोग वहां पे डेफिनेटली लगेंगे, जो इन टूरिस्ट को गाइड कर सके, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन दे सके, हिस्ट्री बता सके, कल्चर बता सके उस जगह का, या वहाँ का हस्तकला का, या वहाँ की जो किसानी हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, उसके बारे में। उसके साथ शेफ है, या वहाँ पे जो भी माली लगते हैं, या भी जो भी एक्सपर्ट है उसके रिलेटेड। वहाँ पे हो सकता है कि स्पोर्ट एक्टिविटी भी कुछ चल रही हो उसी एरिया में, क्योंकि हम बहुत सारे तहसील में आज देखते हैं कि तहसील तो होती है लेकिन वहां पे स्विमिंग भूल चुके हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग फॉर्चुनेट है कि उनके आजू बाजू में आज बहती हुई और स्वच्छ पानी वाली नदियां है, क्लीन वाटर वाली, लेकिन बहुत जगह पे वैसा है नहीं परिस्थिति। तो स्विमिंग अच्छे पानी में करना, वो एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मैदानी खेल है वो बहुत सारे बच्चे आज हमारे भूल चुके हैं, उसके लिए हम ग्राउंड अवेलेबल करके दे सकते हैं। उसके लिए स्पोर्ट की जो टीचर है या जो एक्सपर्ट है, उनको यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। ये सब करने के लिए सभी जो एक्सपर्ट हमें बनाने हैं उनका कौशल विकास होना जरूरी है। हम उन युवाओं का, स्थानीय युवा को, तो उन स्थानीय युवाओं को कौशल विकास होने के लिए जो भी एक्सपर्ट है उनके माध्यम से हमें ट्रेनिंग देना होगा। भले वो आपके तहसील में होगा या बाहर जाके ट्रेनिंग लेना होगा, लेकिन हर एक क्षेत्र में जो रिलेटेड, एग्री टूरिज्म से रिलेटेड जो जो एक्सपर्टाइज लगती है, तो उस एक्सपर्टाइज के लिए उनका कौशल विकास होना जरूरी है, ताकि आए हुए पर्यटक या जो भी हमारे मेहमान हैं उनको अच्छी से अच्छी सेवा मिल सके और वो सेटिस्फाइड होके घर जाए, और रिपीटेडली आए या दूसरे लोगों को भी बताए कि वहां जाए और जो सुविधा है या जो भी एग्री टूरिज्म है उसका लुत्फ उठाए। उसके साथ साथ सहायक उद्योगों में भी हमें रोजगार मिल सकता है। जैसे ई रिक्शा है या बुलक कार्ट है पर्यटकों को घुमाने के लिए, या हमारे रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल जो भी प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनका वहीं पे स्टॉल लगाना, उसका सेल करना। हमारे गांव में जो भी हस्तशिल्प है या चाहे कपड़े भी है, उनका स्टॉल लगाना और उसको बेचना, इसका भी सहायक उद्योग वहां पे हो सकता है एग्री टूरिज्म में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पिछले 20-25 सालों से जो देख रहे हैं, या 30 सालों से, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, सिटी के ओर मतलब शहरों के ओर पलायन हो रहा है। और शहर ओवरबर्डन हो गए हैं। शहरों को जो कंडीशन है शहरों की, वो बहुत सारे शहरों की कंडीशन रहने लायक नहीं है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल आप जानते हो, या बेंगलोर भी वैसा हो चुका है, मुंबई पुणे भी उस राह पे है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही फैसिलिटी है या आर्थिक जो गतिविधियां है इन शहरों में ज्यादा से ज्यादा होने की वजह से कंपेंसेट हर बार किया जाता है, लेकिन एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो उसके लिए एग्री टूरिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका बजा सकती है, जो हम इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी या सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी अगर उद्योग है तो आय की निरंतरता या रोजगार, अगर आय का स्रोत निरंतर है,
तभी हम रोजगार दे सकते हैं, या रोजगार है तभी आय आ सकते हैं, इंटर रिलेटेड है। तो इस एग्री टूरिज्म में हमें क्या क्या सर्विस हम देते हैं। हम देते हैं एजुकेशन बच्चों के लिए, या जो अननोन है उनके लिए। कुछ डायरेक्ट सेल करते हैं हमारे प्रोड्यूस का, एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का, और रिक्रिएशनल एक्टिविटी या वेलनेस एक्टिविटी का भी, जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हो, या कुछ वेलनेस एक्टिविटीज हो, या स्पोर्ट्स हो, और हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हो, जैसा खाना हो, या और कोई हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हो, रहना हो, रेसिडेंशियल की व्यवस्था हो, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस आय की निरंतरता, इनकम सोर्स कंटिन्यू साल भर आने के लिए हमें एक कुछ कैलेंडर बनाना पड़ेगा, या बहुत सारे जगह पे है। और अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, या साल भर हमें आय कैसे आती रहे उसका भी हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज सक्सेसफुली ये कर रहे हैं। इसके आय के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं साल भर में, जैसे आवास की सेवाएं, जहाँ एक टूरिस्ट आते हैं तो 2-3 दिन भी रह सकते हैं। कृषि उत्पाद की सीधी बिक्री, और कुछ एडवेंचर एक्टिविटी या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज होती है। बच्चों के लिए स्कूली भ्रमण की एक्टिविटी होती है, और कुछ कार्य वर्कशॉप्स होते हैं। बेवरेजेस और इडिबल सर्विसेज, खाद्य की सेवा हम दे सकते हैं। फार्म पर हम अलग अलग सन या उत्सव मना सकते हैं। खुद चुने, मतलब खुद अपने हाथों से सब्जियां और फल चुने और खरीद के लेके जाए। और कुछ अनूठे अनुभव जो शहरी लाइफ में नहीं मिल सकते, लेकिन ग्रामीण लाइफ में हम दे सकते हैं, ऐसे सारे अनुभव। इन सभी स्रोतों से हमें एग्री टूरिज्म में आय की निरंतरता हो सकती है। इसे हमें समझना होगा। चौथा पार्ट है एनर्जी। तो एनर्जी में हम भारत सरकार की लेवल से, एनजीओ की लेवल से, सभी लेवल पे हम सोलर एनर्जी का यूज कर ही रहे हैं। उसमें हम लीडरशिप लेवल, लीडिंग लेवल पे है पूरे दुनिया में। अलग अलग जगह के, मतलब सोलर हीटर पानी का, या सोलर पंप है पानी खींचने का, या लाइट से सोलर के रात रात में भी यूज होते हैं, खेत में भी यूज होते हैं। सोलर ट्रैप है, कीटकों को भगाने के लिए या ट्रैप करने के लिए सोलर ट्रैप भी यूज होता है। या सोलर की जो लाइटिंग व्यवस्था है, जो हमारा रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, वहां पे हम सोलर यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आज का जो बर्निंग टॉपिक है, गैस, जो आप हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लोकल लेवल पे हम इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एग्री टूरिज्म अगर है तो पशु डेफिनेटली वहां पे है, गाय है, या लोकल पशु वहां के है, तो उनका जो भी है गोबर, उसके माध्यम से, या कुछ विघटनकारी जो भी कचरा है हमारे खेत का, उसके माध्यम से हम गैस बना सकते हैं। और हमारा जो एनर्जी का यूज है उसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिसे हम कहेंगे कचरे से कंचन। आप जानते हैं, हर एक का सपना होता है एक अच्छा सा घर, जो पॉजिटिव एनर्जी वाला हो, सुकून दे, हमेशा वहां पे लाइट अच्छा हो, थॉट अच्छा हो, शांति बने रहे। तो हमें जो रेसिडेंसेस डेवलप करना है, मतलब एग्रीटूरिज्म लेवल पे ही नहीं, खुद के लेवल पे भी हम कर सकते हैं, और कम खर्चे में भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रिसर्च करना पड़ेंगे। नेचुरल मटेरियल में जो सीमेंट का लाइफ है 40-50 साल, लेकिन जो चूने में बनाए गए जो भी कंस्ट्रक्शंस है, वो 400-500 साल तक आज भी जीवित है, खड़े हैं। ऐसे वास्तु जहाँ पे हीट और मतलब ठंड, इसका असर ज्यादा ना हो, वो बैलेंस तरीके से रहे, और पॉजिटिव एनर्जी रहे, अच्छा सा लाइट रहे, हवा भी अच्छी खेलती रहे, ऐसे हमें ऊर्जा कुशल वास्तुकला का निर्माण यहाँ पे करना है। और इजिली स्टडी के बाद किया जा सकता है। और इसके एक्सपर्ट भी हमें डेवलप करने होंगे, जिसमें स्किल डेवलपमेंट का भी पार्ट आता है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ये तो आज हम जानते ही। साइकिलिंग, हमें लगा कि मोटरसाइकिल आने के बाद साइकिलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन साइकिलिंग का एक अलग इंपॉर्टेंस है। लोकल लेवल पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्रो टूरिज्म अपने फार्म में भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक कंपलसरी बहुत जगह पे हो ही गया है, जिसमें एनर्जी की मतलब बचत जो होती है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की, सोलर से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा, हम पहले बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि पवन ऊर्जा की अगर फैसिलिटी है तो 2-3 करोड़ का पवन ऊर्जा का हमें सेटअप लगाना पड़ेगा।
तो ऐसा आज नहीं रहा है, बहुत सारे इन्वेंशंस इसमें आए। बहुत ही छोटे लेवल के विंड मिल्स आज दुनिया में अवेलेबल है। बस जरूरत है हमें खोजने की, और खोजने के बाद दिन के समय में या रात में भी ये चलता है। सोलर जैसा इसको लिमिटेशन नहीं है, जब जब हवा चलेगी तब तब ये अपना काम करेगा। और बहुत ही कम विंड फ्लो पे, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर टू 5 किलोमीटर, जिसमें बड़े पवन चक्की में एक स्पेसिफिक किलोमीटर मतलब विंड की स्पीड की जरूरत होती है, वैसे ही छोटे विंड मिल में वैसी जरूरत नहीं होती है। बहुत ही कम स्पीड पे ये चलते हैं। पांचवा है इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। भले ही आज हमारे एग्री टूरिज्म का जो योगदान है ये 2 से 3% के बीच में होगा, लेकिन आने वाले समय में इसका योगदान बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज बहुत सारे राज्य है, महाराष्ट्र, सिक्किम है, उत्तराखंड है, पंजाब है, केरला है और राजस्थान है। यहाँ पे एग्री टूरिज्म का जो विकास है बहुत तेजी से हुआ है और होते ही जा रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बढ़ने वाला ही है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे अर्थव्यवस्था में किसान को कुछ डायरेक्ट मुनाफा नहीं मिलता था, बहुत ही बिचौलिया उनका प्रॉफिट खा जाते थे। तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किसान को प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में भी, जैसे परदेशी पर्यटक का जो आना है, यहाँ पे मैंने दिखा है कि परदेशी ये जो पर्यटक की संख्या में राइज है, तो परदेशी पर्यटक का भी आना बढ़ गया है। तो इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा भंडार में भी हमारे देश को फायदा हो सकता है। उसकी वृद्धि आज हर दिन हो ही रही है। भले विपरीत परिस्थिति दुनिया में है, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है आज भले ही दिख रहा है डगमगा रही है, लेकिन ओरिजिनली वो स्टेबल लेवल पे है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। और ये कृषि प्रधान वाली एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जो हमें स्टेबिलिटी की ओर लेके जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, किसी भी देश का अगर विकास होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वहाँ पे इंटरनेट या कम्युनिकेशन, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। और वो हमारे देश में बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है, और जो भी पोटेंशियल होना बाकी है वो भी हो रहा है। तो हमें इस सेक्टर में आगे चल के या आने वाले दिन में बहुत ही बढ़िया स्कोप है। इसके साथ साथ एग्री टूरिज्म अगर खड़ा खड़ा करना है तो इसके लिए अलग अलग मॉडल पे हम कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल पे कर सकते हैं, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल है, या गवर्नमेंट से भी कुछ लोन लेके ये कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल का हम यूज करके इसको खड़ा कर सकते हैं। और हम सब लोगों की एग्री टूरिज्म मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी भी है, उसका भी उसके लेवल पे भी हम इसको सोच सकते हैं। तो जमीनी स्तर पर उतारने के लिए इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? कृषि पर्यटन को जमीनी स्तर पर अगर लाना है तो इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो हमें ये फैसिलिटी जब शुरू करेंगे तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से करने की जरूरत है, कि एग्जैक्टली जो भी टूरिस्ट आएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी आज मार्केटिंग का जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनको हम क्या क्या देने वाले हैं या उनको क्या क्या फायदा होने वाला है वो अवगत करना बहुत जरूरी है। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, होटलिंग इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो इन जनरल, या एग्रो टूरिज्म है, ये एक हॉस्पिटैलिटी का एक पार्ट है। तो बहुत ही जरूरी है कि वहाँ की पर्यटकों की सुरक्षा और वहाँ की स्वच्छता, कितना भी अच्छा अगर आपका फैसिलिटी हो, लेकिन सुरक्षा और स्वच्छता नहीं है किसी के भी जगह पे, चाहे वो होटल हो, चाहे आपका घर हो, या कोई भी फैसिलिटी हो, ये अगर दो चीजें नहीं है तो आपका सब व्यर्थ है। बहुत सारे होटल वालों को ये भी नहीं समझ में आता कि जो उनके वॉशरूम्स है वो उनके होटल के फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनको नहीं समझ में आता। तो जरूरी है 24/7 श्योर सैनिटेशन फैसिलिटी देने की, और सुरक्षा में जहाँ भी फर्स्ट एड फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने की। एईडी जैसे एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला जो होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑफ हार्ट फेल्यूर, वो भी जो भी जरूरी है इसके रिलेटेड मेडिकल असिस्टेंट देना हमें जरूरी है। तभी लोगों को लगेगा कि नहीं, ये जगह सुरक्षित है, स्वच्छ है, सैनिटेशन वाली है, हेल्दी है, और वहां पे हम हमारे पूरे फैमिली के साथ जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। जैसे
उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो कि योगी आदित्यनाथ ने भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत अच्छे लेवल पे एग्री टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए योजनाएं लाई है। महाराष्ट्र में तो 10 साल से ही है, और कुछ 10 लाख तक कुछ लोन अवेलेबल होता था। अभी फिलहाल की कंडीशन जो भी होगी उसमें वृद्धि हुई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट की बाकी जो योजना थी, स्वदेश दर्शन या देखो हैप्पी देश या ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट आज की डेट में एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेल्प कर रही है। कृषि और ग्रामीण पर्यटन कैसा कैसा बेहतर हो सके, उसमें रोजगार उपलब्ध हो सके। हमारे सस्टेनेबिलिटी की जो 17 सस्टेनेबल गोल है, या हम यूं कहे कि हमारे 5 मिशन है, ये सब इसका इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए, पूरा होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी रणनीति पूरे सरकार को पता है। और सरकार अपनी लेवल पे बहुत, हर राज्य में बहुत अच्छी तरह से योजना बना रही है। चाहे हो हमारा नॉर्थ हो, या साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, या सेवन सिस्टर्स हो, हर जगह पे इसकी योजनाएं बनाई जा रही है। तो इसका भी उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा लोकल लेवल है या स्टेट लेवल है, उसमें हमें सहयोग और एक दूसरे की नेटवर्किंग करना जरूरी है। मतलब हमारे जैसे जो एग्री टूरिज्म वाले हैं उनके साथ संबंध बना के रखना। कुछ अगर सरकारी लेवल पे डिफिकल्टी है या सोशल लेवल पे डिफिकल्टी है, तो एक साथ आके हम कैसा सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है ये संगठन। इसके साथ मैंने जो बोला कि एग्री महाराष्ट्र में जो एग्री टूरिज्म है, उसका जो जनक है, जनक जो है पांडुरंग तावरे जी बारामती से, तो उन्होंने एक कंसेप्ट लाई, उसको बढ़ावा दिया, सरकार के पीछे पड़े, सरकार के साथ बैठ के उन्होंने पॉलिसी बनाई। आज भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं। और बहुत ही विपरीत जगह पे, मतलब जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं, वहां पे उन्होंने एग्री टूरिज्म का मॉडल खड़ा किया है। स्थानिक लोगों को रोजगार देते हैं, कल्चरल इवेंट्स वहां पे होते हैं। बहुत उनको आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, वो आए थे। तो बहुत सारा सशक्तिकरण के काम इसके माध्यम से हो सकता है। तो जरूरी है कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं या लाइक बिजनेस है, उनके साथ उनका सहयोग लेना और नेटवर्किंग करना। अभी किसी भी बिजनेस कौन से लेवल पे हमारा सक्सेस हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हमें जानना है, तो फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फीडबैक अलग अलग चीजों का हो सकता है। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल कितना, कैसा है, फूड की क्वालिटी कैसी है, स्टे कैसा लगा, हमारे यहाँ पे सुरक्षा कैसी लगी, ये बहुत सारी चीजें आती है। तो पर्यटकों से फीडबैक लेना जरूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि हमें क्या सुधार करना है और हम कहाँ गलत हो रहे हैं। कंक्लूजन पे आते हैं हम अभी, फाइनल पे, कि अलग अलग लोग हैं, हम ही नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं। बहुत ही राज्य में, जैसे महाराष्ट्र में तो बहुत सारे, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई तो बहुत सारे, जैसे पूना में आमंत्रण है, पूना के पास उत्तर प्रदेश में भी या उत्तराखंड में भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस है। केरला में तो आप जानते हैं कि टूरिज्म के लिए फेमस है, वहां पे भी एग्री टूरिज्म के है। राजस्थान में भी जो घर है वहां पे तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन वहां पे गर्मी में भी ठंडक देने वाले घरों की संरचना, या जो भी फैसिलिटीज है जहां मनमोहित कर सके या सुकून दे सके पर्यटकों की, ऐसी सब फैसिलिटी इन जगह पे बहुत सारे लोग एग्री टूरिज्म के माध्यम से आज दे रहे हैं। ये कुछ डेस्टिनेशंस है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे केरला में है, ऊटी में है, या पंजाब, अलग अलग गुजरात में है, अलग अलग राज्यों में है। जो सक्सेसफुल है वो अच्छे अच्छे ब्रांड आज बने हुए हैं। तो हमें जरूरत क्या है, जमीनी स्तर पर हमें एक दूसरे का तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम और इसको बेहतर कैसे कर सकते, कंपैरेटिव एनालिसिस जरूरी है। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, रिटर्न कितना आ सकता है, इसके बारे में भी स्टडी करना हमें जरूरी है, ताकि हम बेहतर ढंग से निवेश कर सके, और जो गलतियां पहले लोगों ने की है वो हम फिर से ना करें। क्योंकि बहुत गलत जगह पे हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसका कुछ भी रिटर्न नहीं आता। तो कंपैरेटिव स्टडी, उसका रिवेन्यू मॉडल, इसकी स्टडी करके हमें ये सब करना है। तो भविष्य का दृष्टिकोण जो है हमारा 2030 या उसके आगे, हमें जो विश्वगुरु बनने की, विश्वगुरु भारत बनने की हमारे जो दृष्टिकोण है, उसके लिए हम शहरों को तो स्मार्ट बना ही रहे या उसकी तरफ है, लेकिन गांवों को भी फैसिलिटी पूर्ण
या पूरे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसको कैसे सुधारा जाए, गांवों से ही हो सकता है, इस एग्री टूरिज्म के माध्यम से ही हो सकता है, ये मैं आज कह सकता हूँ। तो एक यूं कह सकते हैं कि एग्रो टूरिज्म और 5 मिशन इम्प्लीमेंटेशन एक आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने के लिए एक राष्ट्र की कुंजी है, ये बिल्कुल सही है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कृषि पर्यटन जो अपनाने वाले गांव है या किसान है, वही बहुत जल्द अपने 5 मिशन या 17 सस्टेनेबल गोल की तरफ लेकर जा सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, और आपका भी होगा। और ये जो पूरा सेशन है, जो मैंने सुपरफिशियली कुछ बातें बताई एग्री टूरिज्म के बारे में, आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद है आपको भी इसका फायदा जरूर होगा आने वाले समय में, क्योंकि आप कहाँ भी काम कर रहे हो, ये हमारा लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। किसानी, टूरिज्म, ये कभी छूटने वाला नहीं है, ये हमें हमारे साथ लेके ही चलना है। तो इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ इस प्रेजेंटेशन को, और बढ़ते हैं अगली सेशन की ओर। तो जो भी आपसे बातें करना है, तो मैं चाहूंगा कि सतीश जी अगर यहाँ है तो वो 2 शब्द बोले। सतीश जी आप हो? देखा नहीं। सतीश कुड़वे सर। ठीक है। अ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राष्ट्रीय लीडर, मेंटोर, मार्गदर्शक राजेश सिंह सर को कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। राजेश सर प्लीज। अ, नमस्कार सभी को। संग्राम, आपने आज फिर से एक बहुत ही नॉलेज वाला और काफी एक एनएसएस से रिलेटेड चीजें आपने रखी सबके सामने। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने रखा है, तो बहुत मुबारक कि आपने जो है ना, एग्रो टूरिज्म क्या होता है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। एमसीएल की वजह से मैं गाँव गया और गाँव में मैंने कुछ कार्य की। खास करके सिंपल सी बात करूं कि तेल आधारित व्यवस्था को बदल के कृषि आधारित व्यवस्था पे ले आने का काम एमसीएल का कार्य था, जो कि ऊर्जा का निर्माण, पर्यावरण का संरक्षण और लोगों को सशक्त बनाने के काम करने की दिशा में काम करना। इसके ऊपर मैंने काम किया और मुझे पता था कि जो गांव का डेवलपमेंट है वो एमसीएल के माध्यम से एक जिम्मेदारी के साथ ही ग्राउंड लेवल पे आएगा। लेकिन एक संस्था है जिसको पिछली बार आपने कहा था कि जो कि उन्नत भारत अभियान, ये 3 सरकारों का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और आईआईटी दिल्ली का संयुक्त उपक्रम है, जिसको बोलते हैं जो है उन्नत भारत अभियान। इसके तहत मुझे काम करने का मौका मिला, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो इसमें पहली बार जब मैं ग्राउंड लेवल पे गया, तब मुझे पता चला कि प्रत्येक जिला में एक ऐसा गांव होता है जो सरकार नियुक्त करती है। कुछ घर होते हैं जो एग्रो एग्रो टूरिज्म के लिए वहां लोग स्टे करते हैं। जैसे कि बनारस की बात करूँ तो चिरईपुर गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है, और वहाँ जो विदेशी लोग और बहुत से जो जो ना अनेकों प्रकार के देश के लोग आके वहाँ रुकते हैं और हमारा गांव देखते हैं, हमारी खेती देखते हैं और हमारे कल्चर देखते हैं। और ये पहली बार मुझे ना आभास किया कि ये चीजें होती हैं। और ये तो आपने जो आज बताया, तो मेरे लिए आश्चर्य वाली बात थी कि सरकार जो है ना ऐसा कुछ जो है ना अपने स्तर पे ऐसा काम करती है। तो बहुत ही तारीफे काबिल है। और आपने जो आज सेशन रखा, और हकीकत में एग्रो टूरिज्म की अगर बात करूं तो प्राची मैम ने जो है ना मेरे मेरे से एक बार बात की थी। तो मैंने बिजनेस के बारे में काफी डिटेल में उनसे बातचीत की। तो उन्होंने एक बात, मैंने चीजें वहां नहीं रखी थी, वो था एम कैफे के बारे में। तो एम कैफे के बारे में उन्होंने जिक्र किया। राजेश जी, एम कैफे के बारे में आपने नहीं बताया। आज यूपी की अगर बात करें तो ढेर ढेर सारे धार्मिक धार्मिक स्थल हैं जो अब तो आइकॉन बन गए हैं, चाहे काशी हो चाहे अयोध्या हो। प्रयाग तो आपने देखा ही है कि आज योगी जी की वजह से जो बहुत सी चीजें फेमस हो गई हैं। मथुरा है, आगरा है। तो ये बहुत से धार्मिक स्थल है, लेकिन मुझे लगता है ना कि हमारे प्रत्येक तहसील, जिला स्तर पे नहीं, प्रत्येक तहसील, हमारे जो आगे चलकर हम जिम्मेदारी से काम करने वाले हैं, तो ये आइकोनिक होने वाले हैं। और एग्रो टूरिज्म का डेवलपमेंट प्रत्येक जो है ना हम तहसील के अंदर कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए। तो आज एग्रो टूरिज्म की अगर बात करें, चाहे हम जो है ना 5 मिशन की बात करें, या आपने जो बहुत ही अच्छा कि एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और एम्पावर के बारे में बात की, एम्पावरमेंट के बारे में, तो हम 100% जो है ना प्रत्येक तहसील लेवल पर हम काम करते हुए, और प्रत्येक तहसील पे ना ये विदेशी आए, हमारे गाँवों को देखें और हमारे जो कल्चर को देखें, ये हम ये सब चीजों को कर सकते हैं। और टूरिज्म को जो है ना, एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा यही से मिल सकता है। इसमें क्या होगा कि गाँव के प्राकृतिक संसाधन और कृषि कृषि का जो है ना एक आधुनिक कृषि का जो है ना वो चीजें देख सकते हैं।
संस्कृति हमारी देख सकते हैं, पारंपरिक जीवन शैली देख सकते हैं। आज अगर भदोही की बात करूं तो कारपेट इंडस्ट्री बहुत फेमस है, तो बहुत से हम फैक्ट्री को उनको विजिट करा के वहां से उसको सेल करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम काफी कर सकते हैं, युवाओं को जोड़ के आत्मनिर्भर भारत भारत को बनाने की दिशा में एग्रो टूरिज्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और ये जो होगा वो एमसेल के माध्यम से होगा। और आपने जो बताया आज, ये बहुत ही अच्छा बताया। अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था, रिलेवेंट था, और आज के समय में ये बहुत ही बढ़िया था। एमसीएल के फंडिंग के स्टेटस के बारे में बात करता हूँ। आज बहुत से मार्केट में जो है ना, बहुत भ्रम फैलाने के लिए ना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो है ना यकीन के साथ कहता हूं कि एमसीएल ने फंडिंग के टोटल प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। डॉक्टर श्याम गुल्लप ने बहुत ही जो है ना तरीके, हर चीजें बाधाएं पार कर ली। एक जो है हमें जरूरत थी, एक लास्ट जो है ना, जो है सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जो है ना, एक जो मेल आना था वो भी आ चुका है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में, अब सप्ताह में नहीं, कुछ दिनों में ये फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके हम फंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में रहेंगे। तो लोग, बहुत से लोग भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। ग्राउंड लेवल पे लोगों को तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। उसका निवारण एक ही है कि फंड्स ही आए। और फंड्स लाने के प्रोसेस को हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। डॉक्टर श्याम गुलाब ने जैसे बताया था कि ऑलरेडी एमसीएल के अकाउंट में पैसा आ गया है, इसकी यूटिलाइजेशन के लिए जो परमिशन भी मिल चुका है। अंतिम एक जो है ना हमें ऑर्डर की जरूरत है, वो भी हो गया है। हम मंडे को, मतलब कल, हम इसको सबमिट करने वाले हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर, शायद मे भी 1 या 2 दिनों के अंदर, ये फंड्स हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की करने की स्थिति में रहेंगे। तो लोगों के भरमाने पे आप मत न जाएं, इनका मकसद कुछ और है। 100% एमसीएल के साथ आप लोग थे और आपने अब तक साथ दिया है। तो हम फंड्स को लाके, ये बिजनेस की बात हम जो कर रहे हैं, या एग्रो टूरिज्म की बात कर रहे हैं, या और भी चीजें हैं, 100% हमारे माध्यम से प्रत्येक तहसील के अंदर आने वाला है। और एक बार वन सेकेंड, संतराम गिर जी, एक भारत दर्शन करने के लिए, कृषि दर्शन करने के लिए, गाँव का दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके मनोगत के लिए और एमसेल के स्टेटस के लिए। अ, आपको बहुत बहुत धन्य मुबारकबाद और धन्यवाद। अ, इसके आगे मैं ये चाहूंगा दीपक चौधरी जी भुसावल से। दीपक चौधरी जी। डॉक्टर शोएब सागर सर सांडीला से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन आपका बहुत अच्छा था, नॉलेजेबल था। और सर ने जो फंडिंग के स्टेटस के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। गुरुनाथ पवार जी। गुरुनाथ पवार। सर आज का जो सेशन था एकदम बहुत बढ़िया था सर। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। ये बहुत सारी नई नई जानकारी इस सेशन के द्वारा हमें मिलती रहती है। हम्म। तो धन्यवाद सर। हम्म। आ, मुक्ताई नगर वरना पराग शिंदे सर। पराग सर। अ, सर नमस्ते। नमस्ते। सभी सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज का जो टॉपिक था 5E मिशन के अंतर्गत इम्प्लीमेंटेशन होने वाला एग्रो टूरिज्म पार्ट, वाकई में ग्रेटफुल था, नॉलेजेबल था, और अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर इसमें। यस सर, थैंक थैंक यू यू। सर। आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो हमें विश्वास है तो आपके यहाँ पे तो बहुत जल्दी हो सकता है। आपकी टीम भी बहुत मजबूत है और आपके एफर्ट्स भी बहुत जुनून है। थैंक यू सर। ऐसे ही एक रिसोर्सफुल तहसील से एक महिला है प्रमिला थाबिल जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उनके यहाँ पे भी बहुत सारा रिसोर्सेस है एग्री टूरिज्म के बारे में। प्रमिला थाबिल जी मैम। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आवाज येतो माझा? यस यस यस, बोला मैम। थँक्यू सर। मला मला बोलून धन्यवाद। नेटवर्क कमी आहे मॅम, तुमच्याकडे बोलण्यासारखं भरपूर काही असतं, बहुत रहता है आपके पास, लेकिन नेटवर्क थोड़ा डाउन है। तो इसको भी सुधारेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे चल के। सरकार को बताएंगे कि हमारे रिसोर्सफुल, हमारे तालुका को रिसोर्सफुल बना दे। थैंक यू मैम।
फॉर योर प्रेजेंस। विट्ठल मुकने जी एक डायनेमिक लीडर है। विट्ठल मुकने सर। विट्ठल जी, आवाज आ रही है? आ रहे सर। हाँ, यस। आज का सेशन सुपर रहा सर। और आपने अपने विलेज और तहसील के बारे में बहुत कुछ ज्ञान भी दिया सर। और हमारे जो विलेज और तहसील में जो जो कार्य होने वाले हैं उसके बारे में आपने बहुत कुछ सिखा दिया सर। इसके लिए आपको धन्यवाद सर। और राजेश सर ने भी फंडिंग स्टेटस के बारे में आज पूरा पूरा क्लियर कट बता दिया है सर। आने वाले 2 3 4 5 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास जो मुसीबतें खड़ी है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। तो सर, जो गलत फहमियां फैला रहे हैं उनके बातों में न आते हुए हमें हमारे जो टीम लीडर है श्याम गौरव सर पर भरोसा रखना चाहिए और आगे जाना चाहिए। इतना ही कहूंगा सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू विट्ठल जी आपके फीडबैक के लिए। अ, स्वाति सुमन जी फ्रॉम बिहार, आपको रिक्वेस्ट है 2 शब्द बोले। स्वाति सुमन जी। जी सर, आप सबको नमस्कार। नमस्कार। सर, आप ये जो आज टॉपिक बताए ये बहुत हमको जानकारी मिली है सर इससे। और हमारे गांव भी इसके कारण स्वच्छता और संपूर्ण रहेंगे सर। बहुत धन्यवाद सर। बस। धन्यवाद धन्यवाद। बिहार की धरती जो ऑलरेडी परिपूर्ण है, बहुत ही खेती अच्छी है, दूध भी बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम मानते हैं कि थोड़ा पीछे है, लेकिन आज बहुत ही रफ्तार से वो आगे बिहार की धरती बढ़ रही है। वहीं से जो एक व्यक्ति है डायनेमिक जो काम करते हैं, एमईपी सुरेंद्र यादव यादव जी, उनको रिक्वेस्ट है 2 शब्द बोले। सुरेंद्र यादव जी। जी नमस्कार सभी को। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था हम सभी के लिए। एग्रो टूरिज्म के माध्यम से हमारे जो एमसीएल के 5 ही मिशन हैं, एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, तथा हम किस तरह से अपने देश का इकोनॉमी संपन्न बना सकते हैं, इस पर बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा ही बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक लेके आते हैं जिससे हम लोगों का ज्ञान वर्धन हमेशा होता रहता है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। राजेश सर ने एमसीएल का जो लेटेस्ट अपडेट दिया है तो किसी के मन में अब कोई शंका नहीं है और एमसीएल अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करके ही रहेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुरेंद्र जी आपके फीडबैक के लिए। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा अभय कदम सर। 2 शब्द बोला सर। अभय कदम सर। अभय कदम सर, आवाज येते? आ, श्रीराम दायगुडे सर, खंडाळा तालुका। श्रीराम जी। श्रीराम सर। सर भावेश। यस सर, बोला सर। हेलो। यस सर, बोला। हाँ जी एमशेल सर। हम्म। जरा गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए बोल नहीं सकता अभी, मैं ड्राइविंग में हूँ। कुछ नहीं सर, हमारा आपका जो हर स्टेशन में जो जानकारी मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। हर एक स्टेशन में हम बेकरार रहते हैं सुनने के लिए आपका। बाकी नहीं कुछ सर। तो आपके यहाँ पे तो बहुत स्कोप है सर, आपका टूरिज्म वाला इलाका है, तो आप तो बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर हमारे यहाँ सकते हैं। ऑलरेडी एक सर प्रोजेक्ट चालू है, हमारे गाँव में भी है ना। हम्म। 1 महीने में चालू होने वाला एक प्रोजेक्ट यस। हमारे दाईगुड़ी में एक चालू किया है, उस एक प्रोजेक्ट चालू किया है अभी, स्कोप बहुत है सर। चालू होने वाले हैं सर। यस यस, आपके माध्यम से वहां पे हो सकता है। हम्म। भावेश गुलिक सर। भावेश गुलिक सर। थैंक यू सर। श्रीराम सर, थैंक यू। ठीक है, इसके आगे आ, जो भी बोलना चाहता है बोल सकते हैं। शिव कुमार स्वामी सर। शिव कुमार स्वामी सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते।
सर फंडिंग कंप्लीट हो गया क्या सर? हाँ, राजेश जी ने अभी बताया ना, आपने सुना होगा, उसके हाँ प्रोसेस हाँ अभी सुना बहुत हो पास सर, में हाँ है। तो हाँ। उसके बारे में है। एग्री टूरिज्म के बारे में आपका कुछ कहना है तो बोलिए सर। बढ़िया था सर, हम्म। आपका सेक्शन अच्छा था। यस सर। और ये ऐसा सेशन सब्जेक्ट है कि आप हर गांव में मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ओके सर। ये इसके एमसेल के माध्यम से भी आगे हम इसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सर हम इधर से बात करें सर, कर्नाटक। हाँ हाँ। यस सर, बोलिए सर। हाँ अभी हमारा पास सभी मीटिंग करे सर परसों के दिन। हम्म। सभी अच्छा चल रहा बोलकर सभी जने हैप्पी थे सर हमारे टीम में। हम्म। और कुछ नहीं सर, सभी बढ़िया था सर। यस यस। थैंक यू सर, जितना थैंक कुछ यू। हो तो उतना अच्छा है सर फंडिंग के यस लिए। यस यस। ठीक। हाँ सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वो भुसावल से वर्षा चौधरी मैम, वर्षा चौधरी मैम, दो शब्द बोलिए। हॅलो. यस। नमस्ते सर. नमस्ते। सर मी मराठीत बोलू शकते? ये बिलकुल बिलकुल तुमच्या मातृभाषेत बोला. अ, हं, सर आजचं तुम्ही जे टुरिझमचं सांगितलं ते खूप छान सेशन होतं. हं, आजच्या काळामध्ये तर खूप गरजच आहे. हल्ली ज्या मुलांना गावाकडची वगैरे काहीच गोष्टी माहिती नाही, त्या हं, ॲग्रो टुरिझमच्या माध्यमातून मुलांना आपण गावाकडची कशी जीवनशैली आहे त्याच्याबद्दल खूप काही शिकवू शकतो, हं, सांगू शकतो. आणि हं, हल्ली तर जो तो सगळे सर्व्हिसमुळे शहरामध्येच येत आहेत. त्यामुळे हं, मुलांना खूप त्या गोष्टीपासून वंचित ठेवलं गेलेलं आहे. हं, हं. त्यातनं मुलांना खूप काही शिकायला मिळेल आणि हे आपण करूयात सर ह्या बिझनेसमधनं. एवढेच 2 बर शब्द मला बरले मॅम. सांगायचे सर. नक्की नक्की नक्की. नमस्ते. येस. अ, लोहा तालुक्या, थँक्यू मॅम, थँक्यू. लोहा तालुक्यामधून संग्राम डुबुकाडे सर. संग्राम सर. नमस्कार सर. नमस्कार. सर्वांना नमस्कार. ऍक्च्युली मी पहिल्यांदा बोलतो सर या फोरम मध्ये. काही हरकत नाही सर, बिलकुल बोला, आपलाच फोरम आहे. प्रत्येक प्रत्येक एमईपी ला आणि प्रत्येक मेंबरला ह्याची गरज आहे सर. ऍक्च्युली आपलं हे जे एमशेलचं जे प्लॅटफॉर्म आहे, ऍक्च्युली सर्व जगासाठी सर खूप महत्वपूर्ण आहे. त्यासाठी खूप मोठ्या गोष्टीसाठी खूप टाइम लागत असतो. मी एवढंच बोलू शकतो की जे होणार आहे ते ठीक होणार आहे, जे झालं असेल ते पण ठीक झालेलं आहे. तर ह्यापुढे आपण सर्व कनेक्ट राहून सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित पार पाडूया सर. थँक्यू. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आणि तुमच्याकडे डेव्हलपमेंट चांगलं होऊ शकता आणि तुम्ही पर्यटकांना दही धपाटे खाऊ घालू शकता, तुमच्या इथले फेमस. थँक्यू. थैंक यू सर. चक्रधर ठाकुर सर, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे. चक्रधर ठाकुर सर. अ, अगर कोई बात करना चाहता है तो करें, नहीं तो फिर हम संभाजी तुपे जी. संभाजी सर. सर नमस्कार सर. नमस्कार. सर नमस्कार. प्रवीण कुमार जी, बोलिए बोलिए. क्लोजर की तरफ जा रहे हैं हम. अच्छा हुआ आपने बोला, बोलिए. बहुत तगड़ा रहा सर, अच्छा. नॉलेजदार था वो भी सर. अभी सर ये अभी एमशेल का तो धूम धड़ाका मचने वाला. अभी हम लोग पटाखे पटाखे फोड़ने के लिए भी तैयार है अभी सर. अभी यस शायद सर, 10 थैंक यू. तारीख तक क्लियर हो जाएगा बोल रहे हैं. हो जाना चाहिए सर बस यस इनका. यस सर, थैंक यू, थैंक यू. ओके ओके नमस्ते सर. ओके, संभाजी सर. सर नमस्कार सर. नमस्कार. आपने आज का सेशन बहुत ही अच्छा लिया सर. मैं सफर में हूँ तो भी सुना मैंने, और फाइव मिशन के बारे में तो बहुत ही अच्छी समझ सर. आवाज आ रही है सर? यस यस यस. सफर में हूँ सर. ओके ओके. ओके सर, थैंक यू. सेशन को क्लोजिंग की ओर लेके जा सकते जाएंगे हम. आज के जो हमारे होस्ट है, को होस्ट आशीष उबले जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मनोगत व्यक्त करें और उसके बाद सेशन को हम खत्म करेंगे. आशीष जी. ओके, थैंक यू संतराम सर.
सर आज अपने जो टॉपिक आपका जो एग्रो टूरिज्म टॉपिक था, इस बात के ऊपर मैं दो बड़ी बातें कहना चाहूँगा कि एग्रो टूरिज्म तो इसमें एक सबसे पहली बात कि एग्रो टूरिज्म ये ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें जो नेचर है यानी जो हमारी धरती माँ है उसे कम से कम नुकसान पहुंचाकर हम टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि रोजगार उसी एरिया में उसी गांव के लोग या आजू बाजू के लोग वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। तीसरी बात कि बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एग्रो टूरिज्म के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगा और कम लागत में ये सब खर्चा ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार हो सकता है सर, क्योंकि जो संसाधन धरती माँ ने प्रकृति ने हमें दिए हैं तो उन्हीं संसाधनों का यूज़ करके हम एग्रो टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। आप कभी भी अगर एग्रो टूरिज्म का कंसेप्ट देखेंगे या विजिट करेंगे तो नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। तो यही सोल कंसेप्ट है, इसी का आत्मा है कि प्रकृति का बचाव कैसे किया जाए और जो बाकी भी जीव जंतु है जिनका हमारे इतना ही मनुष्य प्राणी इतना अधिकार इस पूरे विश्व पर है उनका भी रख रखाव वहाँ पर रखा जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छा एग्रो टूरिज्म कंसेप्ट यहाँ पर बताकर एक नए दरवाजे आपने खोल दिए हैं। तो आने वाले समय में ज़रूर हम एग्रो टूरिज्म की ओर बढ़ेंगे और उसको अगर MCL यम कैफे की जैसे राजेश सिंह सर ने कहा तो अगर साथ मिल जाए तो एक बड़ा धमाका आने वाले समय में हो जाएगा। और राजेश सर ने भी जो आज अपडेट दिया है पूरा MCL का कामकाज कहाँ तक है वो बहुत डिटेल और बारीकी से उन्होंने बताया। तो एक हमारे साथी है संग्राम डुबुकवाड़े सर, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो हो चुका है वो भी अच्छा है। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो हो चुका है वो भी अच्छा है। तो आने वाले समय में वही बात सबको नज़र आएंगी कि जो हुआ है वही अच्छा हुआ है। तो आने वाला समय सभी का स्वर्णिम युग होगा ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और जो आज क्राइसिस जो हमारे सामने एनर्जी क्राइसिस है बहुत बड़ा, केवल भारत नहीं तो पूरा विश्व जिस एनर्जी क्राइसिस की ओर जा रहा है, तो ये एनर्जी क्राइसिस सिर्फ एक झलक है सर। मैं थोड़ा 1 मिनट यहाँ पर लेना चाहूँगा। झलक इसलिए कि आप सभी को पता है कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस क्रूड ऑयल का जो कंसेप्ट है कि कौन से देश में कितना क्रूड ऑयल है ये बचा हुआ, और आज जितने व्हीकल इस पृथ्वी पर है तो अगर ये व्हीकल इतना यूज़ करेंगे तो कितने साल में ये ख़त्म हो जाएगा। अगर हम वाहनों की संख्या बढ़ती संख्या अगर देखेंगे CAGR यानी कितने % वाहन हर साल बढ़ेंगे तो 15 से 17% वाहन अगर बढ़ेंगे तो ये रेट अगर हम पकड़ेंगे और सभी जगह का क्रूड ऑयल का अगर हम जितना भी साटा है जिसे हम रिजर्व कहते हैं वो अगर हम देखेंगे और इसका अगर कैलकुलेशन बैठाते तो मैंने 2 दिन पहले बहुत बारीकी से जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था सर्च करके कैलकुलेशन बैठाया सर। राजेश सर की ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल है सर हमारे पास, यानी पूरी धरती के पास, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी धरती के पास सिर्फ 17 साल है तैयारी करके रखने के लिए अल्टरनेट फ्यूल की। इसलिए ट्रम्प जो है उसे हम अभी अच्छा बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वो अलग विजन से जा रहे हैं कि अगर कहीं से हमें फ्यूल मिल सकता है तो वो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको उठा दिया। फिर उन्होंने अभी ईरान के ऊपर जो हमला किया वो एनर्जी क्राइसिस का ही है। एटॉमिक जो एनर्जी या एटॉमिक के बारे में जो जानकारियाँ ये बता रही थे, मेरे अनुमान से ये झूठी बात है, क्योंकि उनको भी कहता है कि 17-18 साल का सिर्फ फ्यूल बचा हुआ है और सबसे इजीएस्ट सोर्स है अभी पूरी दुनिया के लिए वो है पेट्रोलियम यानी एनर्जी का। तो इसी का विजन और मिशन लेके डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर ने 20 साल पहले ये सपना देखा था। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर कितने विजनरी है, और विजनरी भी है और उतने ही वो अपने दृढ़ संकल्प पर अड़िग रहते हैं। तो उनकी एक छोटी कथा है, मैं राजेश सर को अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें कहने के लिए कहूँगा, मैं उनको बाद में याद दिलाऊंगा क्योंकि अभी समय जाएगा। तो ऐसे दृढ़
और निश्चय योद्धा के साथ में काम करना गर्व की बात है। और निश्चित तौर पर ये जो 17 सालों का हमें विंडो पीरियड मिला है, तो उससे पहले ही हम भारत को एक मजबूत आर्थिक स्थिति में तो लेके जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी सेक्टर है इसमें भी मजबूत तरीके से पूरी दुनिया के सामने हम खड़ा करेंगे और एक निर्भर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हम हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने देखा था, उसे पूरा करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये सेशन आज का बहुत अच्छा था। राजेश सिंह सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सभी साथी जिन्होंने आज यहाँ पर अपना खुद का मनोगत विचार रखे, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।